टू योर ओन फिज़िक्स क्लास। और अभी तक हमने 12th का सेशन स्टार्ट किया था और आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर आप हर एक्सप्रेशन के लिए कोई ग्राफिकल वेरिएशन प्लॉट करते हो और हम कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में वो ग्राफिकल वेरिएशन किस तरह से आती हैं। जब हम क्लास 11th को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो, तो हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने 10th में और भी छोटा लोअर स्टैंडर्ड में हमने नहीं पढ़ा है। मैथमेटिक्स में ये चीज़ें हैं, बट क्या होता है कि सब्जेक्ट फिज़िक्स में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पहले हो जाती है, मैथमेटिक्स में हम बाद में पढ़ते हैं, या थोड़ा सा हम उन्हें रिलेट नहीं कर पाते कि हाउ द ग्राफ्स आर रिलेटेड विद द फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में ग्राफ का बहुत बड़ा रोल है। आपको ग्राफिकल वेरिएशंस बनानी होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ग्राफ, व्हाट इज ग्राफ, तो सिंपल है, ग्राफ इज अ ड्राइंग, ग्राफ इज अ ड्राइंग। पर ये थोड़ा सा नॉर्मल ड्राइंग की तरह नहीं है जो आपने जूनियर क्लासेस में ड्राइंग्स या हम लोग जो ड्राइंग्स बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या है? इट इज ड्राइंग बिटवीन इंडिपेंडेंट, इट इज अ ड्राइंग बिटवीन ना कहते लिख दो, शोज रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन शो करता है ड्राइंग। अब बात आती है कि अगर हम क्वांटिटीज की बात करें, हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज आती हैं वो क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक तो कांस्टेंट और दूसरी क्वांटिटी होती है वेरिएबल, जो बदलती रहे टाइम के साथ। कांस्टेंट कैसे? जैसे आपने मैंने बोल दिया 2 बोल दिया, 100 बोल दिया, पाई बोल दिया, sin 60, दीज आर दी कांस्टेंट। पर अगर मैं बोलूं आपको टेम्परेचर, अगर मैं आपको वेलोसिटी बोलूं, मैं आपको अगर टाइम बोलूं, दीज आर दी वेरिएबल्स। एंड वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक वेरिएबल होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है हमारे पास डिपेंडेंट। दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल वो जो इंडिपेंडेंट है, दूसरा वेरिएबल वो जो डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल देखो, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at। यहां पर v और u क्या है आपके पास? वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम। तो हमें पता है ये टाइम क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट। एंड वेलोसिटी क्या है? डिपेंडेंट। क्योंकि आप जानते हो टाइम को तो आप बाउंड कर नहीं सकते, टाइम तो चलता रहेगा और टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी, इसको आप एक फंक्शन मान सकते हो कि कभी हमारा पार्टिकल रुका हुआ है, कभी हमारा पार्टिकल चल रहा है, कभी हमारे पार्टिकल की एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इन ग्राफ बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हम ग्राफ प्लॉट करते हैं
तो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू डिपेंडेंट। जैसे आपने पढ़ा था y इक्वल टू एफ एक्स, आपको याद है हमने ये पढ़ा हुआ y इक्वल टू एफ एक्स कि y किस तरह से x का फंक्शन है। जैसे हमने एक फॉर्मूला एक पढ़ा है y इक्वल टू 2x प्लस 4, हमें पता है x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर मैं x इक्वल टू 1 डालूं तो y की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 6। अगर मैं x इक्वल टू 2 डालूं तो y इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 4 8। तो आप कह सकते हो कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे ग्राफ में हम दो एक्सिस लेते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं और इसको हम इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं। ये x एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ एब्सिसा और y एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, या आप x एक्सिस और y एक्सिस सिंपली ध्यान रखो। एक्चुअल में x एक्सिस में हम लोग नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करते हैं, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि x एक्सिस में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करें और y एक्सिस में हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी डालने की कोशिश करते हैं। और इन दो क्वांटिटीज के बीच में मतलब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट के बीच का रिलेशन शो करने के काम आता है ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉटिंग फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली ग्राफ होता क्या है, एक ड्राइंग है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन शो करती है। अब हम आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में और चलते हैं। हमने ग्राफ क्लास 10th में भी पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन बनाया था अगर आपको याद हो, और याद नहीं है तो उसको रिकॉल करें। हमने क्लास 10th में ग्राफ प्लॉट किए थे। कैसे ग्राफ प्लॉट किए थे मैं आपको बताता हूं, फिजिक्स में भी किए थे, मैथमेटिक्स में भी किए थे। हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती थी, वी हैव ax प्लस by इक्वल टू c। जैसे हम लिखते थे x प्लस y इक्वल टू 6, तो हम क्या करते थे, वी राइट डाउन y इक्वल टू 6 माइनस x, हम ऐसे लिखते थे। फिर हम एक टेबल प्लॉट करते थे, हम यहाँ पर x लिखते थे, यहाँ y, हम x की 1 डालते थे वैल्यू, तो यहाँ हमने x की जगह 1 डाला, we found 5, y is 5। फिर हमने x की जगह यहाँ पर अगर हम 3 डाल दें, x की जगह हमने 3 डाला तो हमारा y भी 3 है। x की जगह अगर हम -1 डालते तो y हमारा 7 बनता था। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करते ऐसे, हम यहां पर 1, यहां 2, यहां 3, यहां -1, यहां -2, यहां हम 1 2 3 4 5 6 7 हमने ये क्वांटिटी ली। देखो x की वैल्यू 1 तो y 5, x1 y5 ये पॉइंट, x3 y3 ये पॉइंट, x -1 y7 ये पॉइंट, और हम ऐसे जोड़ते थे, ये हमारा ग्राफ होता था। हमने ऐसे ग्राफ प्लॉट किया था क्लास 10th में। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था, हमने ओम्स लॉ का ग्राफ प्लॉट किया था। ओम्स लॉ के लिए आपको पता है V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट किया था। यहां हमने एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी V लिखा था, यहां I लिखा था और उसको 0 0 से स्टार्ट किया था, 0 0 से स्टार्ट किया था। ये हमने 10th में किया था। बेसिकली ग्राफ में शेप होता है। जब हम देखें हमारे पास, मान लो हमने क्लास 10th में ऐसा ग्राफ पढ़ा था कि हमारा ये V है
देखो मैंने आपको बोला था कि आप हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को यहां रखते हो, पर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। एग्जाम में आपको चेंज करके भी मिलेगा। बेसिकली मोस्टली आपको ग्राफ ऐसा मिलता है V और I का। ये ग्राफ आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। हो सकता है आपने ऐसा ग्राफ भी पढ़ा हो V और I का, हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है आपने V और I के बीच का ये ग्राफ भी पढ़ा हो, या आपने V और I के बीच में ये ग्राफ भी पढ़ा हो, या V और I के बीच का ये वाला ग्राफ भी पढ़ा हो सकता है आपने पढ़ा हो। इट मे पॉसिबल कि आपने नहीं पढ़ा। तो आप ध्यान रखें, बेसिकली हमारे पास ये पांच टाइप की शेप्स आती हैं, या इनका कॉम्बिनेशन आ जाता है। आपको ऐसे दे देंगे, ये ऐसे है, फिर आपको ऐसे दे देंगे, फिर ऐसे दे देंगे। ये कॉम्बिनेशन है, इन्हीं शेप्स का कॉम्बिनेशन है। या आपको ऐसे भी ग्राफ दे सकते हैं, ये। तो ये बेसिकली इन्हीं शेप्स का कॉम्बिनेशन है। देखो इसका कॉम्बिनेशन, इसको फर्दर और जोड़ते हैं, इसको और इसको मिला करके बना रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे ग्राफ के डिफरेंट शेप्स हैं। ये शेप्स हम कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, और ग्राफ पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। बेसिकली अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में भी लगभग ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हर 5-6 क्वेश्चन में से एक ग्राफ का क्वेश्चन होता है। तो ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम अपने 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अदर सब्जेक्ट्स में भी, और फिजिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में करते हैं। मैं इन पांचों को नहीं मिटा रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन पांचों से हम ग्राफ के नेचर को समझेंगे कि ऐसा क्या है। तो जब हम ग्राफ को समझते हैं तो सबसे पहले हमें ग्राफ में एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं ग्राफ का स्लोप। किसी भी लाइन, किसी भी कर्व, इसका स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्लोप क्या होता है। स्लोप का नाम सुनते ही, स्लोप का मतलब होता है झुकाव। हमने देखो, मान लो हमारे पास ये दो मार्कर्स हैं, ये दो मार्कर, और ये दो मार्कर एक दूसरे के पैरेलल है। मैं इसको उठा रहा हूं ऐसे, देखो ये स्लोप में आ गया, ढलान। हम बेसिकली बोलते हैं, जैसे ये है, ये स्लोप का मतलब ढलान। अगर आप यहां पर कोई चीज डालोगे तो वो स्लाइड करेगी नीचे। स्लोप का मतलब झुकाव, ढलान। तो स्लोप का बहुत बड़ा रोल है ग्राफ को समझने के लिए। देखें आप, अब स्लोप होता क्या है। बेसिकली अगर हमारे पास मैथमेटिकली हम स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, पूरा कंप्लीट बना लेते हैं। ये हमने दो एक्सिस बनाई हैं कंप्लीट। हमने नेगेटिव एक्स भी बनाया और नेगेटिव वाई भी बनाया। और मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है, और हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब, स्लोप को हम लोग बेसिकली एम से डिनोट करते हैं। स्लोप स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और यहां जो एंगल बनता है, इस एंगल के tan थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं और m से डिनोट करते हैं। और ये है क्या, इट इज टेनाजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो हमारा एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसका tan थीटा हमारा स्लोप कहलाता है। अब इसको निकालेंगे कैसे। देखो आपने जब ग्राफ प्लॉट किए होंगे तो आपने x और y की बहुत सारी वैल्यूज निकाली होंगी। मैंने आपको बताया था, आपने ऐसी टेबल बनाई थी x और y के लिए। x की पहली वैल्यू ली x1, फिर x की दूसरी वैल्यू ली, फिर x की तीसरी वैल्यू ली। x की पहली वैल्यू से y की वैल्यू निकाली होगी और एक पॉइंट आ गया आपके पास। ऐसे ही x की और y की दो वैल्यूज, दूसरा पॉइंट निकाला, फिर आपने तीसरा पॉइंट निकाला। तो मैं मान लो दो पॉइंट की बात करता हूं। ये पॉइंट है x2 और y2।
और ये पॉइंट है x1 और y1। इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B है, और मैं यहां से मिला रहा हूं। अगर आप नोटिस करो तो यहां से यहां तक ये y2 है, ये कितना है आपके पास y2, और ये हाइट कितनी है आपके पास y1। यहां से अगर आप ये वाला डिस्टेंस नापो तो ये x1 है, और यहां से ये वाला डिस्टेंस अगर मेजर करो तो ये x2। ये हमने एक नॉर्मल डाला और ये थीटा है, सॉरी ये 90 का एंगल है और ये वाला थीटा है, इस लाइन के पैरेलल डाला हमने तो ये एंगल थीटा है। अब स्लोप मैंने आपको बताया है tan थीटा, tan थीटा। अब आप देखें स्लोप निकालने के लिए क्या है। अगर मैं यहां tan थीटा की बात करूं, tan थीटा परपेंडिकुलर दिस पॉइंट इज O, परपेंडिकुलर OB बाय बेस AO। अब आप OB की वैल्यू देखो, आपको ये वैल्यू चाहिए, इसके लिए क्या करो आप ये वैल्यू y2 माइनस y1, आपको OA की वैल्यू चाहिए x2 माइनस x1, तो हम स्लोप को m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 या डेल्टा x डेल्टा y यानी चेंज इन y बाय चेंज इन x भी लिखते हैं। जब कर्व की बात करेंगे तो उस केस में हम dy बाय dx से निकाल लेंगे। अगर ये ऐसा स्ट्रेट लाइन ना हो के ऐसा कर्व हो तो हम यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और यहां पर डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये टेंजेंट जो यहां थीटा एंगल बनाता है उसका tan थीटा होता है, या आप सिंपली इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का यूज करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये स्लोप होता है, स्लोप का मतलब होता है झुकाव। स्लोप मींस इंक्लिनेशन, झुकाव, और मैथमेटिकली स्लोप इज टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इट इज डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, ठीक है, या चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ये मैथमेटिकली है। फिजिक्स में हम कुछ चीजें अपनी ट्रिक के लिए रिमाइंड करने के लिए ध्यान रख लेते हैं। इसको नोट डाउन करें आप इस चीज को, फिर मैं आपको बताता हूं फिजिक्स के लिए आपको क्या ध्यान रखना है। फिजिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है, मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए बता रहा हूं, मैथमेटिकली आई एम नॉट करेक्ट। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है, ग्राफ में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस में आपको स्लोप पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि ये जो ग्राफ है, जैसे आपको मैं ये ग्राफ का एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पूछेगा इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना आपको क्या ध्यान रखना है इन फिजिक्स, या केमिस्ट्री जहां पर रिलेशंस हो, इन फिजिक्स या केमिस्ट्री या साइंस कुछ भी कह दो आप, इफ we have to find slope, we have to find quantity represented by slope। आपको क्या बोलेगा, स्लोप का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। आपको कोई भी कर्व दे देगा, जैसे मैंने आपको ये ग्राफ दे दिया, इनमें से कोई भी दे दिया, आपने ये पढ़ा होगा 10th में, ये आगे नहीं पढ़ा, आप आगे पढ़ लोगे ये। मैंने आपको इनमें से कोई भी कर्व दे दिया और मैंने आपको कहा इस कर्व का स्लोप बताओ, तो आपको फिजिक्स में क्या ध्यान रखना है, इन फिजिक्स और केमिस्ट्री इफ वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप, मैंने आपको कहा है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, वी विल डिवाइड क्वांटिटी इन y एक्सिस बाय क्वांटिटी इन x एक्सिस। सिंपल देख लो, अगर आपको स्लोप बोलता है तो क्वांटिटी
जो y एक्सिस में है वो लिख दो, और क्वांटिटी जो x एक्सिस में है उसको लिख दो आप। तो यहां देखो v बाय i, एग्जांपल देख लो यहां v बाय i, और आपको पता है v बाय r क्या होता है, r। तो इसका स्लोप क्या हुआ इस ग्राफ का, रेजिस्टेंस। इन पांचों में से किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना हो कहीं पर भी, चाहे शेप ये हो, 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 शेप चाहे कुछ भी हो, जब भी आपको फिजिक्स में स्लोप पूछे किसी भी कर्व का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस और x एक्सिस को डिवाइड कर देता है। जो क्वांटिटी मिले वो स्लोप होगी। ये फिक्स नहीं है कि हर बार कोई ना कोई क्वांटिटी बने ही बने, ऐसा फिक्स नहीं है, बट जब बनेगी तो आप ऐसे ही पता लगाओगे। कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में आपको नहीं पता, जैसे अगर मैं आपको एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दूं, यहां एक्सेलरेशन दे दूं और यहां टाइम दे दूं, ये ग्राफ ऐसा है, तो आप इसका स्लोप निकालोगे तो आपको पता नहीं है कि एक्सेलरेशन अपॉन टाइम क्या होता है। हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को अभी तक कोई नाम नहीं दिया हुआ है, पर अगर मैं यहां पर वेलोसिटी दे दूं, यहां वेलोसिटी दे दूं और यहां टाइम दे दूं, तो ये ग्राफ मान लो ऐसा है, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर मैं एक ग्राफ ऐसा दे दूं आपको, यहां डिस्प्लेसमेंट दे दूं और यहां टाइम दे दूं, शेप में ऐसा दे दूं, शेप पे नहीं जाना है, शेप चाहे ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी शेप हो, अगर स्लोप पूछे रिप्रेजेंटेड बाय दिस कर्व, तो आप स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, आपको पता है वेलोसिटी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। तो हम इस तरह से फिजिक्स में स्लोप का यूज करके क्वांटिटीज फाइंड आउट करते हैं। पहला काम होता है फिजिक्स में, स्लोप से आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है। दूसरा काम होता है, दूसरी बात हम शेप ऑफ कर्व पे जाते हैं कि शेप क्या रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा ये स्ट्रेट लाइन है, ये वेरिएबल है ऐसे, इसकी शेप ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, इनका क्या मतलब है, इन चीजों का क्या मतलब है, देखें आप इसको नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट है बहुत, आपके लाइफ टाइम काम आएगा। देखें आप अब मैं आपको बता रहा हूं, मीनिंग ऑफ शेप, मीनिंग ऑफ शेप, कि भाई हर ग्राफ का एक अलग शेप है और शेप क्या रिप्रेजेंट करता है। देखें आप, अगर मान लो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये, और यहां पर मेरे पास एक लाइन है जो ऐसे मूव कर रही है, मैंने एक यहां कोई क्वांटिटी ली y एक्सिस और यहां x एक्सिस में कोई क्वांटिटी ली, और ये क्वांटिटी का इंक्लिनेशन इतना है और ये क्वांटिटी ऐसे मूव कर रही है। अगर मैं इस पॉइंट पर आने के बाद ये सोचूं कि मुझे इसका स्लोप इंक्रीज करना है, तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा स्लोप। आप देखो इस एंगल से ये वाला एंगल जो ब्लैक वाली लाइन बना रही है, ये एंगल थोड़ा ज्यादा है, मैंने स्लोप बढ़ाया है, जैसे ये है अभी मैंने स्लोप बढ़ाया है, ऐसे करके स्लोप इंक्रीज कर रहा हूं मैं, ये स्लोप डिक्रीज कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर स्लोप को इंक्रीज किया और मैं इस पॉइंट पर हूं, यहां से मैं ऐसे जा सकता था। अगेन मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहां से थोड़ा सा इंक्लिनेशन और बढ़ाना है, और ये B और C तक चला गया, मैं ऐसे जा सकता हूं। इस पॉइंट पर मैंने थोड़ा सा इंक्लिनेशन और बढ़ाया, मैं हर बार एंगल बढ़ाता जा रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा गया। और अगर मैं इन पॉइंट्स को मार्क करके एक लाइन बनाऊं तो मुझे क्या दिखेगा,
ये शेप ऐसे जा रही है। तो ये जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग स्लोप। इस कर्व का जो भी स्लोप होगा, अगर ये क्वांटिटीज अलग अलग हैं, तो चाहे जो भी स्लोप है वो स्लोप क्या कर रहा है? टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर पोजीशन है तो पोजीशन के साथ इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं यहां की बात करूं, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा r। पर ये कैसा ग्राफ है? ये है आपका इंक्रीजिंग r। और इसका देखो इंक्लिनेशन एक ही है, इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग r। डिक्रीजिंग r नहीं कहेंगे बेटा, ये इसका स्लोप, इसका भी स्लोप क्या है? r है। स्लोप इसका भी r है, स्लोप इसका भी r है, और स्लोप इसका भी r है। बट यहां क्या है? यहां पर क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट है स्लोप। तो शेप ये बता रहा है कि स्लोप में क्या फर्क आ रहा है। इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है ऐसे करके। और अगर डिक्रीज होगा तो ऐसे जाएगा। देखो कैसे डिक्रीज होगा। मैं दोबारा एक और कोऑर्डिनेट बना रहा हूं यहां पर। फिर से मैं एक लाइन बनाता हूं जिसका स्लोप पहले से बहुत ज्यादा है, इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा, और ये ऐसे जाना चाहता है। इस पॉइंट पर आकर के मैंने डिसाइड किया कि मुझे थोड़ा सा स्लोप डिक्रीज करना है। सिंपल समझो, तो मैं थोड़ा सा स्लोप डिक्रीज करूंगा और मैं ऐसे जाऊंगा और ऐसे फर्दर मूव चले जाता, ऐसे मूव कर। पर मैंने फर्दर इस पॉइंट पर सोचा है कि थोड़ा सा स्लोप और डिक्रीज करना है, तो मैं थोड़ा सा स्लोप और डिक्रीज करूंगा। यहां पर पहुंच के मैंने थोड़ा सा स्लोप और डिक्रीज करना है, तो देखो इन पॉइंट्स को जोड़ो आप। तो ये कैसा कर्व है? दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये वाला जो है इसका स्लोप भी r है, पर आप इसको कह सकते हो ये डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस का ग्राफ है। इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर है? यहां देखो, यहां पर ये वाली लाइन पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज की जो वैल्यू है, यहां तो v और i दोनों 0 है, यहां वोल्टेज की कुछ वैल्यू है वो फिक्स है। आप करंट कितना भी बढ़ा दो वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है? अगर हम करंट कितना भी बढ़ाएं और वोल्टेज चेंज ना हो, v = IR, आपको पता है। इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं, यहां पर ऐसा जो कर्व है, जो ऐसी लाइन है, इसका स्लोप कितना है? स्लोप tan थीटा होता है, और यहां एंगल थीटा कितने डिग्री का है? 0 डिग्री, क्योंकि थीटा किसके साथ एंगल होता है? सॉरी, थीटा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस। ये देखो थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, ये ऐसे हो गया तो एंगल 0 डिग्री, ये एंगल है, अब ये एंगल ऐसे हो गया 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री, तो स्लोप कितना हो गया? 0। तो ये इसमें रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट यहां पर थीटा कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां पर देखें आप, अगर ऐसा हो तो यहां पर स्लोप tan थीटा, और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो स्लोप कितना? इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि ये इनफाइनाइट r है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि स्लोप का क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो स्लोप कोई क्वांटिटी बताता है, और दूसरा ग्राफ की शेप जो है वो स्लोप का नेचर बताती है। ग्राफ में स्लोप से एक तो आप क्वांटिटी फाइंड कर सकते हो, दूसरा आप ये बता सकते हो कि वो क्वांटिटी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। यहां पर क्या है? स्लोप कांस्टेंट है, यहां पर भी वेरिएबल है, यहां पर भी वेरिएबल है, दोनों जगह वेरिएबल है, बट यहां पर इंक्रीजिंग है और यहां पर
डिक्रीजिंग है, ये ध्यान रखना आप। तो हमारे पास इस तरह से कर्व में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्लोप के बारे में पूछा जाता है, नेचर ऑफ स्लोप पूछा जाता है। तो आपको पता चल रहा है नेचर, यहाँ कांस्टेंट है स्लोप का नेचर, यहाँ स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यहाँ स्लोप 0 है और यहाँ स्लोप इनफाइनाइट है। जो ग्राफ में थर्ड चीज पूछी जाती है, इसको नोट डाउन करें आप। जो थर्ड चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है एरिया अंडर द कर्व। थर्ड चीज जो आपसे पूछेंगे वो पूछेंगे एरिया अंडर द ग्राफ। यहां देखिए, एक मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं और यहां मैं टाइम ले रहा हूं और ये पार्टिकल ऐसे, मान लो ये 0 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 10 सेकंड है, टाइम सेकंड में है तो ये 10 है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है मान लो, और ये जो पोजीशन है ये मान लो 50 है। तो आपको एरिया अंडर कर्व निकालना है, एरिया अंडर कर्व या ग्राफ। कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ना लेके मैं स्पीड ले रहा हूँ, सॉरी स्पीड थोड़ा चेंज कर देते हैं, मीटर पर सेकंड। तो देखें इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो ये वाला है और ये एरिया क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का हाफ, राइट एंगल ट्रायंगल, बेस यानी 10 और हाइट यानी 50, 250। यहां देखें आप, ये मीटर पर सेकेंड है और ये टाइम है। आपको पता है स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां मीटर आ गया, ऐसा ही आप देखो, इसकी जगह मैं यूनिट लिख के कर रहा हूं, देखो हाफ, यहां 10 है, 10 क्या है, सेकंड है, यहां क्या 50 मीटर सेकंड -1, तो ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल हो तो मीटर आएगा। तो हमने क्या देखा कि किसी भी ग्राफ का जब हमने एरिया निकाला है तो हमें क्या करना है, ऐसे अलग अलग शेप बनानी है, जो शेप हमें नोन है, और उस शेप के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ के अंडर का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। कभी अब इसको आप नोट डाउन करो, और मैं आपको फिजिक्स में बता रहा हूं क्या पूछता है आपसे। आपसे पूछेगा, कैसे पूछेगा आपसे, आपको ध्यान रखना है इन फिजिक्स एरिया, इन फिजिक्स क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर कर्व can be calculated by multiplying y-axis and x-axis। सिंपल, आपको हाफ वाफ कुछ भी ध्यान नहीं लगाना। जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तब आपको हाफ और शेप का ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ये वोल्टेज है, ये करंट है, इस ग्राफ मान लो शेप ऐसी है, अब शेप ऐसी है इसकी, अब अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको पता है नॉर्मल तरीके से तो आप कर नहीं सकते, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। पर अगर मैं पूछूं इससे आपको कि इस कर्व का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया के लिए आप क्या करोगे, v × I, और vi क्या होता है, पावर। तो vi ग्राफ का जो एरिया है वो पावर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर यहां पर वेलोसिटी है और यहां टाइम है और शेप ऐसी है, तो इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा,
वेलोसिटी इनटू टाइम विच इज डिस्प्लेसमेंट, और इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। सिमिलरली देखो, अगर आपके पास एक ग्राफ ऐसा है, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है और शेप ऐसी है, शेप कैसी भी हो, इसका एरिया क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी। तो आपसे 3 तरह के सवाल मोस्टली पूछे जाते हैं। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, नेम द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर द कर्व, नेम द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप ऑफ द कर्व। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर स्लोप निकालना है तो y एक्सिस और x एक्सिस को डिवाइड कर दो, एरिया निकालना है तो y एक्सिस और x एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दो। ये कांस्टेंट स्लोप है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है, ये स्लोप 0 है और ये इनफाइनाइट स्लोप है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे ग्राफ में पूछे जाते हैं। इसके बाद हमको क्या बोला जाता है, इसके बाद हमको बोला जाता है कि आप ग्राफ प्लॉट करके बताएं, ग्राफ को प्लॉट करें। तो देखो, ग्राफ को प्लॉट करने का सबसे सिंपल तरीका वो है जो हमने 10th में सीखा है। कौन सा तरीका है वो, जो हमने 10th में सीखा है? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल भी दिया था, वही x और y की वैल्यू फाइंड करने वाला तरीका। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने वाला तरीका कैसा तरीका है, देखिए। अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूं 2x + 3y = 4, आपको इसका ग्राफ निकालना है। तो 3y 4 - 2x, तो y = 4 - 2x/3। क्या करो आप, वैल्यूज दे दो ना, x की और यहाँ y की। अगर आप x की वैल्यू 2 डालोगे, x की 2 × 4, तो y की वैल्यू 0। अगर आप x की वैल्यू 4 डालोगे, या आप डाल दो x की वैल्यू 8 हाँ 8 डाल दो, तो कितना आएगा, -16 8 डाला तो -16, 4 - 40 -12 बाय, आपने डाला यहाँ पर 8, तो कितना होगा 4 - 16/3 मीन्स -12/3 -4। या ये सिंपल तरीका है। इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करते हो और आपको पता है ये मोस्टली स्ट्रेट लाइन आता है। अगर मैं आपको एक ग्राफ बोलूं कि आप कैलकुलेट करो y = 1/x, इसका ग्राफ बनाओ, क्या करोगे आप यहाँ y डालोगे, यहाँ x कहीं भी डाल सकते हो, x ऊपर x ले लो, बार बार x ले रहा हूँ ऊपर, तो ऊपर x ले लो, नीचे y ले लो। x की वैल्यू 1 डालोगे तो y 1 आएगा, x की वैल्यू 2 डालोगे तो y 1/2 आएगा, x की वैल्यू 4 डालोगे तो 1/4 आएगा। ग्राफ प्लॉट करके देखो आप दोनों के। देखो आप x की वैल्यू 2 से लेकर 8 तक लेनी है, तो 2 4 6 8, और y की वैल्यू 0 2 4 8 -2 -4 -6। देखो मैं एक वैल्यू और दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x की जगह आपका प्लस का 8 डालूं, प्लस का 8, अगर मैं माइनस का 4 डालूं तो 12, तो 4 आएगा। अब आप देखो -2 -4, देखिए आप x 0 डाला मैंने तो y के x 2 डाला तो y 0, ये वाला x 8 y -4, ये वाला x -4 y 4, ये वाला। और मैं देख रहा हूँ कि लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन, अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे ऐसे, यहाँ देखिए आप ये ग्राफ प्लॉट करते हैं y और x। यहाँ पर आप 1 ले लो, ये वाला 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा। तो देखो 1 2
2 3 4। जब आपने x1 लिया तो y1 है, जब आपने x2 लिया तो y1/2 है, जब आपने x4 लिया तो y1/4 है। तो देखो ग्राफ की शेप कैसी है। तो ये सबसे सिंपल तरीका है जो आपने 10th में पहले से सीखा हुआ है, पर हम बार बार ऐसे तो तरीके यूज कर नहीं सकते, तो आपको बहुत सारे ग्राफ याद रखने पड़ेंगे। कैसे ग्राफ कौन कौन से याद रखने पड़ेंगे? देखो, अगर आपको कोई बोले कि y = x का ग्राफ बनाओ, या सिंपल बोल दे y प्रोपोर्शनल टू, यहां पर बोल दे y प्रोपोर्शनल टू x, तो सिंपल ग्राफ बना दो इसमें। ये दोनों तरफ जाएगा ऐसे, 0 0 से पास करो बेटा इसको, इट विल पास थ्रू 0 0, ओरिजिन से पास होगा ऐसे ग्राफ y = x। अगर कोई बोले आपको यहां क्या है, y = x लिख सकते हो। अगर आपको कोई बोले कि आप y = 1/x का ग्राफ बनाओ, तो आप ऐसे बना दो। कोई आपको कहे कि y = 1/x² का ग्राफ बनाओ, तो आप इस ग्राफ को भी ऐसे ही बनाओगे। दोनों में फर्क है। अगर मैं एक ही ग्राफ पे आपको बोलूं कि दोनों बना के दिखाओ, ये और ये, तो फर्क है। एक को ज्यादा इंक्लाइन करोगे और एक को कम, जो जिसका इसका स्लोप ज्यादा है, तो ये y = 1/x² है, और ये क्या है, y = 1/x। जो जल्दी फॉल कर रहा है वो x² का है, क्यूब का होगा तो वो और जल्दी होगा, बट शेप कुछ ऐसे ही होगा। अगर मैं आपको कहता हूं y = mod x का ग्राफ बना के बताओ, तो आपको पता है mod x में कोई नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं, ये वाला पोर्शन कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, ये भी ऐसे चला जाएगा। अगर मैं आपको कहता हूं कि y = sin x का ग्राफ बनाओ, ये क्योंकि sin 0 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं आपको कहूं कि y = cos x का ग्राफ बनाओ, अगर मैं आपको कहूं कि y = cos x का ग्राफ बनाओ, तो आप ऐसे बनाओ। तो ये कुछ कॉमन, सॉरी cos का ग्राफ बेटा 1 से स्टार्ट होगा, सॉरी, क्योंकि cos 0 is 1। जब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम y = cos x। फिर x की वैल्यू डालनी है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, 0 30 45 60 करके देखोगे तो ऐसी आएगी वैल्यू, अपने आप आपको पता चल जाएगा, अगर वही तरीका है जो आपने 10th में किया है। तो ये ग्राफ है कुछ कॉमन। हाँ, ये देखो, अगर कई बार ऐसे आता है, आपके पास एक रिलेशन है y = 1/x, और वो आपको कह देते हैं ग्राफ बना के दिखाओ y और 1/x के बीच में। देखो यहाँ y, यहाँ जो ग्राफ था यहाँ y और x के बीच में है, यहाँ डायरेक्ट ग्राफ किस किस के बीच में पूछा है, y और 1/x के बीच में। तो ये ग्राफ फिर से ऐसा होता है। कैसे? देखो, टेबल बना लो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1/x, आप यहाँ पर डायरेक्ट किसकी वैल्यू डाल रहे हो, 1/x की। पिछले ग्राफ में जब आपने ऐसा ग्राफ बनाया था तो x की वैल्यू डाली थी, यहाँ 1/x की 1 डालोगे तो y की भी 1 आएगी, 1/x की 2 डालोगे तो y की भी 2, यहाँ 3 डालोगे तो 3, तो स्ट्रेट है। आपको पता है y = 1/x² है, और अगर ये आपको कह दे कि 1/x² का ग्राफ बनाओ, तो ये भी ऐसा, क्योंकि इस बार भी आप डायरेक्ट 1/x² की वैल्यू पुट कर रहे हो। ध्यान रखना, अगर आपको बोल दे कि y = x² का ग्राफ बनाओ, ऐसे बनाओगे पैराबोला। तो ये कुछ कॉमन शेप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बनाने का तरीका सिर्फ यही है, पर हम बार बार ऐसे करके ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये हमारे माइंड में एक फ्रेम फिट होना चाहिए कि हमें किस तरह की शेप बनानी है अगर हमारे फंक्शंस इस तरह से रिलेटेड हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। आई होप कि आपको समझ में आया हो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, डेफिनेटली मैं आपको इसका फर्दर सॉल्यूशन बताऊंगा। अब आप देखें
जब भी हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ये तो था कि डिफरेंट टाइप के ग्राफ कैसे होते हैं और हम कैसे बनाते हैं, और मैंने आपको बताया कि ग्राफ में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एरिया पूछा जाता है ग्राफ के अंडर का, ग्राफ का एरिया कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूछा जाता है, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड समटाइम दे आस्क अबाउट द वेरिएशंस, कि आप इसका और उसका वेरिएशन बनाओ, दो चीजों के बीच का वेरिएशन बनाओ। जैसे ओम्स लॉ में V और I का वेरिएशन बनाओ। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा और उससे आपको समझ में आएगा। मैं आपको क्लास 11 या क्लास 9 में हमने एक मोस्ट कॉमन चीज पढ़ी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। देखो आपको एक क्वेश्चन है, ड्रॉ, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट is dropped from height. Draw position time. या इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम भी बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर आपको बोल देंगे वेलोसिटी टाइम, ग्राफ प्लॉट करने हैं आपको, फिर आपको बोल देंगे एक्सेलरेशन टाइम। ये ग्राफ बोलेंगे आप प्लॉट करो, यानी सपोज करो तुम्हारे पास ये मार्कर है और तुमने इस मार्कर को यहां पकड़ के रखा है हाइट पे, तुम इसको ड्रॉप कर रहे हो, ड्रॉप करके ये नीचे आएगा टाइम के साथ, यहां टाइम 0 है। जैसे आपने, जब तक आपने ड्रॉप नहीं किया टाइम 0 है, छूटते ही टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, टाइम बढ़ेगा और मार्कर अपनी पोजीशन चेंज करेगा, अपनी स्पीड चेंज करेगा। एक्सेलरेशन का पता नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। ये चीजें चेंज होंगी और आपको सबके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। आपको आता है तो स्क्रीन को पॉज करें, प्लॉट करने की कोशिश करें, और नहीं आता है तो इधर ध्यान रखिए। पॉइंट्स व्हेन we draw graph। सबसे पहले नोटिफाई क्वांटिटी in x-axis and y-axis। सबसे पहले आपको ये नोटिफाई करना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्वांटिटी कौन कौन सी है। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में एक पोजीशन है और एक टाइम है, दोनों को आप कहीं पर भी डाल सकते हो। वैसे टाइम को हम ज़्यादातर एक्स एक्सिस में डालते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, मैंने आपको बताया था, हम कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट को हम एक्स एक्सिस में डालें। दूसरी बात, फाइंड स्लोप इफ एनी। अगर कोई भी आपको स्लोप से पता चल पाता है, जो ग्राफ में आपने जब इंडिपेंडेंट, जैसे मान लो यहाँ मैं ग्राफ बना रहा हूं और मैंने यहाँ ग्राफ बनाया और यहाँ पर मैंने पोजीशन लिखा या डिस्प्लेसमेंट लिखा, कुछ भी लिखा, और यहाँ मैंने टाइम लिखा, तो मैं अपने मन में सोचूंगा कि यहाँ स्लोप क्या है। स्लोप डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो मुझे समझ में आ गया कि स्लोप क्या है, इसकी वेलोसिटी है। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी है, ये मेरे माइंड में फिट हो गया है। ऐसे ही कोई भी कर्व बनाने से पहले आप सोच लोगे कि इस कर्व का स्लोप अगर कुछ बनता है तो वो क्या है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ग्राफ को आपको प्लॉट करना है, स्लोप आपको पता करना है, फिर आपको देखना है शेप कैसी होगी। फॉर शेप रिव्यू
10 लोग। आप स्लोप के बारे में सोचो, स्लोप कैसा होगा। मैंने आपको बताया था स्लोप कांस्टेंट हो सकता है। आपने देखा था कि स्लोप हमने कांस्टेंट रखा था जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, फिर स्लोप इंक्रीजिंग था ऐसे करके, फिर स्लोप डिक्रीजिंग था, फिर स्लोप 0 था, फिर स्लोप इनफाइनाइट था। तो आपको देखना है कि ये जो क्वांटिटी जिसको ग्राफ बना रहे हो, यहां स्लोप में कैसा चेंज आ रहा है। देखो, जब मैंने मार्कर को ड्रॉप यहां उठाया हाइट पे, तो मेरा जो पोजीशन था वो मिनिमम था मैक्सिमम था? पोजीशन कितना था मेरा? सोचो आप, जो मेरी पोजीशन थी यहां पर, अभी टाइम 0 है, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैक्सिमम या 0? आप ये मत सोचना कि हाइट डिस्प्लेसमेंट है। हाइट अभी क्या है, जहां पर मैं हूं, जब ये पार्टिकल मूव करेगा उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, आपकी पोजीशन नहीं। आप जहां से मूव कर रहे हो वो आपके लिए 0 है, यहां से अभी आपने चलना स्टार्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले हमारा ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कहां से शुरू होगा? 0 से, और टाइम कहां से शुरू होगा? वो भी 0 से। जब आपने इसको ऐसे किया तो ये मार्कर नीचे की तरफ आया, तो हमें पता है कि दोनों चीजें चेंज होंगी, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा, और दोनों 0 से स्टार्ट होंगे। अब सवाल आता है कि 0 से तो स्टार्ट होंगे, शेप कैसी होगी? ऐसी होगी, ऐसी होगी या ऐसी होगी? इसके लिए हम स्लोप को रिकॉल करेंगे। हमने देखा जब हमने मार्कर को ड्रॉप किया, हमें पता है ग्राफ इन तीनों में से एक होगा, क्योंकि पोजीशन और टाइम दोनों चेंज हो रहे हैं। तो जब दोनों चीजें चेंज होती है तो तीनों में से एक ही ग्राफ बनता है। इस केस में क्या है, अगर इसके आपको मैंने 5 ही केस बताए थे, इसमें ये वाली क्वांटिटी ये y था और ये x था, इसमें सिर्फ x चेंज हो रहा है y नहीं, और इसमें खाली y चेंज हो रहा है x नहीं, और इसमें दोनों चीजें चेंज हो रही है। तो मैंने आपको बोला था ग्राफ के अंदर दोनों चीजें चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, टाइम भी चेंज होगा। तो जब दोनों में चेंज हो तो ये ग्राफ बनते हैं। अब मैंने आपको बताया था शेप देनी है आपको, ये वाली शेप, ये वाली शेप। सोचो जब यहां था, अभी आपकी स्पीड कितनी है? 0। जब आप नीचे जाओगे तो आपकी स्पीड कैसे होगी? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? नीचे जाओगे तो आपकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो लगातार इंक्रीज होगी, और आपको पता है इंक्रीजिंग स्लोप के लिए ये वाला है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है। स्लोप मतलब वेलोसिटी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ना हम ये यूज करेंगे ना ये, तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम, सॉरी ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया जब हमने अपने पार्टिकल को ड्रॉप किया। शेप क्यों ऐसे आई? ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ही है, पर ऐसी शेप इसलिए आई क्योंकि इसका जो स्लोप है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, और स्लोप का आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा, आपको खुद सोचना है। क्लियर है? सोचो। दूसरा आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, ये वेलोसिटी है और ये टाइम। देखो जब मार्कर यहां है तो आपकी वेलोसिटी 0 है, जब आप नीचे जाओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दोनों इंक्रीज हो रही है, नीचे जाते हुए टाइम भी इंक्रीज होगा। तो दोनों वेरिएबल है, एक्स एक्सिस की क्वांटिटी भी वेरिएबल है और वाई एक्सिस की क्वांटिटी भी वेरिएबल है। वेलोसिटी और टाइम दोनों वेरिएबल है। जब दोनों वेरिएबल हैं तो हमारे पास वही तीन शेप जो मैंने आपको बताई थी, एक शेप ये वाली, एक शेप ये वाली और एक शेप ये वाली। अब आप इस ग्राफ का स्लोप देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन। आप सोचो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपका एक्सेलरेशन 9.8 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो यानी स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट के लिए ये वाला ग्राफ बनता है, ये वाला ग्राफ। तो हम इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। फिर हमको बोला गया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहां एक्सेलरेशन और यहां टाइम। सोचो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपकी एक ही चीज चेंज हो रही है, टाइम। एक्सेलरेशन चेंज हो नहीं रहा, यहां आपने एक्सेलरेशन रखा है वो चेंज हो नहीं रहा, टाइम चेंज हो रहा है।
पॉजिटिव मैंने इसलिए लिया क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो जी पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ को प्लॉट करते समय हमें सबसे पहले नोटिफाई करना है एक्स और वाई दोनों को नोटिफाई करना और फाइंड आउट करना है विच चेंजेस। अगर कोई एक चेंज होगा तो या तो ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, और अगर सिंगल चेंज हुआ तो, और अगर दोनों चेंज हुए डबल चेंज में आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। पर कौन सा यूज करेंगे वो कौन बताएगा? स्लोप, कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट। आई होप कि आपको ग्राफ की ये प्रॉब्लम समझ में आई होंगी, आप ग्राफ को इजीली समझ सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके ग्राफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको लिख के देखें और इस टाइप पे बेस्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें ताकि आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू सो मच।